हमने लास्ट लेक्चर के अंदर C3 साइकिल की बात करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे एक C3 प्लांट्स में पाया जाने वाला इवोल्यूशनरी पाथवे जो कभी कभी C3 प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है लाइट के हाई टेम्परेचर से और कुछ कंडीशन से। चलो बात करते हैं अपन। इसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, इसके एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे अपन। इसका नाम है C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। पहले के टाइम पे इसको C2 साइकिल बोलते थे, अभी इसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। या इसे C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एक छोटी सी चीज अपन समझते हैं कि 1920s की बात है। 1920s में एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है ओटो वॉरबर्ग। इन्होंने एक चीज नोटिस करी। एक ये क्लोरेला नाम के एल्गी पे काम कर रहे थे। क्लोरेला सिंगल सेल एल्गी होता है, ये सिंगल सेल एल्गी। क्लोरेला ऐसे एक सेल का बना हुआ ये एल्गी है। तो इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जब इस एल्गी के सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाए तो इस एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कम हो जाती है। इसको कहा गया वॉरबर्ग इफेक्ट। इसे कहते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट। ठीक है। ये वॉरबर्ग इफेक्ट के जैसा सा ही एक और इफेक्ट है जिसे आप अलग से नोट डाउन करिएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से फर्मेंटेशन कम हो जाता है। फर्मेंटेशन डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से फर्मेंटेशन डिक्रीज हो जाता है। इसको कहते हैं पास्चर इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट। तो वॉरबर्ग इफेक्ट क्या है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, इसे वॉरबर्ग इफेक्ट कहते हैं। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से फर्मेंटेशन कम हो जाता है, इसे पास्चर इफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं अपन इस पाथवे की जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप समझने की कोशिश करें। हमने यहां लिखा फोटो रेस्पिरेशन। एक बार आप नॉर्मल रेस्पिरेशन के बारे में सोचें। नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन का मतलब यह होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म या कोई एक सेल है, ये ऑक्सीजन गैस इनहेल करे, ऑक्सीजन गैस अपने अंदर ले और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करे। दैट इज नोन एज ए रेस्पिरेशन प्रोसेस। सिंपल रेस्पिरेशन। अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है कि ये है ग्रीन सेल। कोई एक ग्रीन सेल है,
ग्रीन सेल। तो इस ग्रीन सेल का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले और ये ऑक्सीजन गैस छोड़े। ऑक्सीजन तो वो वाटर की स्प्लिटिंग से बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ये इधर वाला जो फिनोमिनन है ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो की वजह से सिंथेसिस हो रही है, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। पर कभी कभी ये ग्रीन सेल कुछ परिस्थितियों में ऑक्सीजन लेकर के CO2 रिलीज करने लगती है। इसका काम है CO2 लेकर ऑक्सीजन रिलीज करना, लेकिन ये तो ऑक्सीजन को लेकर CO2 रिलीज करने लगती है। इस प्रोसेस का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। यानी कि ग्रीन सेल्स लाइट की इंटेंसिटी में, ज्यादा लाइट इंटेंसिटी के अंदर ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लग जाए तो उस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो चलिए अब डेफिनेशन लिखिए आप। When the green tissue of the plant, when the green tissues of the plant consume oxygen and release carbon dioxide, consume oxygen and release carbon dioxide, release carbon dioxide, the process is known as photorespiration. The process is known as photorespiration. अब आप समझिए, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड यदि फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती तो प्लांट को कार्बोहाइड्रेट का गेन होता, कार्बोहाइड्रेट बनता। पर ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो गई, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन एक टाइप का कार्बन लॉस भी होता है। यदि यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में जाती तो वो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट बनती, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में नहीं जा पा रही है, तो ये तो कार्बन का लॉस हुआ एक टाइप का। तो आप एक और पॉइंट लिखें, फोटो रेस्पिरेशन is a kind of carbon loss. Photorespiration is a kind of carbon loss. Then और कुछ बातें करते हैं। यदि हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल बात करें कि आज की डेट में ऑक्सीजन की एनवायरमेंट में कॉन्सेंट्रेशन है वो है 21%, ठीक है। अब यदि हम एक्सपेरिमेंटली कोई एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंटली इस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के 42% कर दे, यानी कि 50% इंक्रीजमेंट, इसको डबल कर दिया अपन ने, यानी इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि डबल कर दिया अपन ने, डबल। अगर हम आज की ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सपेरिमेंटली डबल कर देते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो 50% डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण 50% फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। अब इसका एक उल्टा और काम करके देखते हैं। आज की डेट में ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 21%, राइट। यदि हम एक्सपेरिमेंटली इसकी कॉन्सेंट्रेशन को लेस देन 2% कर दें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को लेस देन 2% कर दें, तो फोटोसिंथेसिस की रेट डबल हो जाती है। तो यहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट डबल्स। तो ये हो गया हमारे पास में दो बातें, ठीक है। इन दोनों बातों को मैं लिखवा देता हूं, आप लिखो। लिखो, इन मोस्ट C3 प्लांट्स photosynthesis declines up to 50%
if CO2 concentration is doubled from ambient, if O2 concentration, मैंने CO2 बोला गलत है, O2 concentration, वापस बोल देता हूं, in most C3 plants photosynthesis declines up to 50% if O2 concentration is doubled from ambient concentration, that is 21%. जो करंट होता है उसको एम्बियंट बोलते हैं, यानी कि अभी 21% है, दैट इज करंट, तो इसको एम्बियंट बोलेंगे. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस रेट गेट डबल्स, फोटोसिंथेसिस रेट गेट्स डबल इफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज अप टू लेस देन 2%. यदि इतनी कम कर दी जाए तो फिर लेस देन 2% कर दी जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो डबल हो जाती है. उसके बाद अब बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की. एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है वो समझा देता हूं आपको मैं. एक लाइन लिख लेते हैं इंट्रोडक्टरी सी है ये. लिखो, द फोटो रेस्पिरेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय डेकर एंड टियो, Dacre and Teo, discovered by Dacre and Teo in tobacco plant, using infrared CO2 analyzer. इंफ्रारेड CO2 एनालाइजर की हेल्प से, कोई एक अपरेटस होता होगा ये, उसकी हेल्प से टोबैको के अंदर डेकर एंड टियो ने डिस्कवरी करी थी इसकी. अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं. मैंने जब आपको C3 साइकिल पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था कि C3 साइकिल जो है उसका इवोल्यूशन कुछ ऐसी कंडीशन में हुआ जब टेम्परेचर ऑप्टिमम था, टेम्परेचर ऑप्टिमम, ठीक है. उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा थी. उसके बाद में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा थी और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल थी. ये याद करना है पिछले क्लास से. C3 साइकिल का एवोल्यूशन तब हुआ जब ये कंडीशंस नेचर में रही थी. अब हुआ क्या कि सबसे पहले टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. टेम्परेचर इंक्रीज होना मेन फैक्टर है. कैसे मेन फैक्टर है बात करते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो CO2 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से CO2 जो है वो कम होने लग गई. टेम्परेचर बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है वाटर में. स्ट्रोमा भी एक टाइप का वाटर है, तो स्ट्रोमा से CO2 की सॉल्युबिलिटी कम हुई तो रूबिस्को के आसपास से CO2 की सॉल्युबिलिटी कम होने लग गई. रही सही कसर ऐसे पूरी हुई कि ज्यादा वाटर टूटने से ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी स्ट्रोमा में. देखना यहां हमने क्या लिखा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लाइट रिएक्शन ज्यादा चलेगी, और लाइट रिएक्शन ज्यादा चलेगी तो वाटर से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी. तो अब ऐसी परिस्थितियां आ गई, इसमें C2 पाथवे या C2 साइकिल, जो पुराना नाम है मैं वही लिख लेता हूं, शॉर्ट है ये इसलिए बार बार यही लिख लेंगे. C2 साइकिल का एवोल्यूशन इन कंडीशंस में हुआ. अब इन कंडीशंस में दिक्कत क्या है, C2 साइकिल मतलब क्या दिक्कत है. दिक्कत यह है कि जब, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ये रूबिस्को है, रूबिस्को हमने जब इंट्रोडक्टरी क्लासेस ली थी तब हमने ये पढ़ा था कि जो रूबिस्को होता है वो डुअल रोल परफॉर्म करता है.
इसकी एक्टिव साइट में एक तो RUBP जाता है जो कि उसका एक कॉमन सबस्ट्रेट है, और इसकी एक्टिव साइट में कार्बन डाइऑक्साइड भी जा सकती है और इसकी एक्टिव साइट में ऑक्सीजन भी जा सकती है। हमने ये बात वहां लिखी थी कि इट कैन परफॉर्म कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन विद इन द सेम एक्टिव साइट। ये सेम एक्टिव साइट में दोनों एक्टिविटी कर सकता है, ये बात अपन ने लिख रखी है। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड RUBP पे जाएगी, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे ये RUBP है, ये RUBP है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर ऐड होगी और यहां पर ऐड होगी, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो 3 कार्बन का ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा और ये 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये तीनों कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि ऑक्सीजन यहां जाने लग जाए तो ऑक्सीजन कोई कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है, ऑक्सीजन यहां जुड़ेगी। ऑक्सीजन के यहां जुड़ने से ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा, ये 3 कार्बन का बन गया 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये तो सही है अपनी जगह, पर ये वाला जो दूसरा प्रोडक्ट बना ये गड़बड़ है। नॉर्मल कंडीशन में ये प्रोडक्ट बनता है, ये भी 3PGA बन जाता है बाद में, तो ये तो सही बनता, बट अभी ना ये वाला प्रोडक्ट, इसको कहते हैं ग्लाइकोलेट, बेटर टू से इसको कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फेट है ना अभी, इसको कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट लंबी प्रोसेस से होगा, तो ये C2 साइकिल में ये दिक्कत आती है। अच्छा खासा प्लांट अपना C3 साइकिल चला रहा था, पर रुबिस्को की डुअल एक्टिविटी की वजह से जब ऐसी परिस्थितियां बनने लग गई, ये वाली परिस्थितियां जब बनने लग गई, तो इन परिस्थितियों के अंदर रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन छोड़ करके ऑक्सीजनेशन परफॉर्म करने लग गया। यह है गड़बड़। पर क्या करें, ऐसी परिस्थितियां प्लांट के खुद के हाथ में तो है नहीं, नेचर में बन जाए तो बन जाए। जैसे जून के महीने में, मई जून के महीने में, जुलाई के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और बारिश ना हो, तो ये वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। ऐसे में प्लांट को यदि C2 पाथवे ना मिला होता तो प्लांट को ज्यादा नुकसान होता। अभी मैं आपको जब पाथवे बताऊंगा तब आपको मैं समझ जाऊंगा कि कैसे C2 पाथवे तो एक अच्छी मैकेनिज्म है। आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप बीमार हो जाओ, दूसरा ऑप्शन है कि आपकी डेथ हो जाए। तो दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है? डेथ हो जाए उससे बेटर थोड़ा बीमार हो जाए। एक ऑप्शन है कि 4 कार्बन का लॉस हो, दूसरा ऑप्शन है 1 कार्बन का लॉस हो। तो बेटर यह है कि 1 कार्बन का लॉस हो, 3 कार्बन तो वापस आए। बस वो 3 कार्बन की रिकवरी की ही साइकिल ये है। अब वो सब समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो आप ये माने कि C2 पाथवे एक अच्छा पाथवे है, एक प्रोटेक्टिव पाथवे है C3 प्लांट्स के लिए, क्योंकि C3 प्लांट को ऑप्टिमम टेम्परेचर की आदत है। लेकिन जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनको दिक्कत होनी चालू हो जाएगी, और जब इनको दिक्कत होनी चालू होगी तो इनके अंदर कार्बन का लॉस चालू हो जाएगा। उसी कार्बन लॉस को बचाने का एक पाथवे इवॉल्व हुआ, उसे कहते हैं C2 पाथवे। चलो एक लाइन लिखो, C2 pathway is an evolutionary protective mechanism in C3 plants. Next point. Usually it is absent in C4 and chem plants. सामान्यतः ये कैम प्लांट और C4 प्लांट में नहीं होता, ओनली C3 प्लांट्स में ही होता है। ठीक है, ये तो चीज हो गई। अब और मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बता देता हूं। जैसे
रूबिस्को दोनों प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, उसी के कारण ये चल रहा है। लिखिए, रूबिस्को कैन परफॉर्म कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। रूबिस्को कैन परफॉर्म कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, both of which depend upon CO2 and O2 concentration and kinetic properties of Rubisco. काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रूबिस्को, रूबिस्को की काइनेटिक प्रॉपर्टी पे और CO2 O2 की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। देन यदि ऐसे लिख लेना, यदि RuBp के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, ये 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, ये 1 कार्बन है, यदि इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो इससे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, यानी इससे बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, 3 कार्बन इसके पास है, 3 कार्बन इसके पास है। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में RuBp के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, एक मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन कोई कार्बन नहीं है, वही रूबिस्को है जो दोनों को ऐड करवा सकता है। एक तो बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये तो है सही, पर ये एक बन रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट ये है गलत। गलत तो क्या है, मतलब ये अलग है, इसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, ये हो गया फोटो रेस्पिरेशन हमारे पास में। अब मुझे ये समझ में आया कि यदि फोटोसिंथेसिस होगी तो कार्बन का गेन होगा, कार्बन गेन, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन का लॉस होगा, कार्बन लॉस। तो कार्बन गेन कार्बन लॉस ये हो गया अपने पास में, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन तो एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन हो गई, तो एक लाइन और लिखो, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, are opposite to each other and both are competitive processes, एक दूसरे की competitive processes है। क्यों? क्योंकि रूबिस्को की एक्टिव साइट के अंदर दोनों ही गैस जुड़ना चाहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ना चाहती है और ऑक्सीजन भी जुड़ना चाहती है, तो ये एक टाइप की जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस कहलाती है। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, एक तो है हमारे पास में फोटोसिंथेसिस और एक है फोटो रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन और एक प्रोसेस है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन, इन दोनों प्रोसेस का जो नेचुरल रेशियो है वो है 3:1 का, यानी 3 बार C3 साइकिल चलती है। सो नॉर्मल कंडीशन के अंदर 3 बार यदि केल्विन साइकिल चलती है तो एक बार ये फोटो रेस्पिरेशन भी चलता है, तो इनका रेशियो नॉर्मल कंडीशन में 3:1 आता है। लिखिए ये चीज, अंडर प्रेजेंट कंडीशंस carboxylation and oxygenation activity occurs in 3:1 ratio, that is
1 ऑक्सीजनेशन पर कार्बोक्सिलेशन, दैट इज 1 ऑक्सीजनेशन पर कार्बोक्सिलेशन। तो ये हो गया अपने पास में कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी है उनके बारे में सिंपल बात। अब अपन प्रॉपर इस प्रोसेस पे आते हैं। एक लाइन लिखो, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 3 ऑर्गेनेल्स। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 3 ऑर्गेनेल्स, 3 ऑर्गेनेल्स में मिलके चलती है। पहला ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से कुछ प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर। दूसरा है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम से कुछ प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोडक्ट को बदला जाता है किसी और चीज में, अभी अपन पूरी चर्चा करेंगे। वो कंपाउंड आता है वापस पेरोक्सिसोम में, वापस पेरोक्सिसोम के अंदर से क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती रहती है C3 साइकिल। तो ये 3 ऑर्गेनेल हैं, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सिसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो अब अपन ना एक काम करते हैं, इन तीनों प्रोसेस, तीनों ऑर्गेनेल्स के बारे में ढंग से पढ़ लेते हैं। जैसे ये है क्लोरोप्लास्ट, ये इतना क्लोरोप्लास्ट अपन बना लेंगे। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या क्या चीजें समझनी है वो ध्यान से समझिए। ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन होता है। अब 2 मेम्ब्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, अपने को समझने से मतलब है। और ये सारी चीज स्ट्रोमा में चल रही है, थाइलेकोइड के अंदर नहीं चल रही, स्ट्रोमा में चल रही है। कहानी की शुरुआत होती है RUBP के 2 मॉलिक्यूल से। RUBP के 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन, तो टोटल 10 कार्बन से ये शुरुआत होती है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर 2 ऑक्सीजन ऐड की जाएगी। दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन ऐड होगी। तो जैसे मैंने अभी आपको ये यहां समझाया ना, ये वाला ऐसे बन जाएगा। यहां पर ये नहीं, ये रहा, यहां ऑक्सीजन जोड़ दी जाएगी, सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जोड़ दी जाएगी। तो अपने पास में 2 RUBP लिए अपन ने, 2 RUBP लिए हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 5, ये रहा। एक RUBP ये है, एक ये है, दोनों के सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जोड़ दी। अब दोनों को यहां से तोड़ा जाएगा, इतना और इतना तोड़ा जाएगा। जब ये इतना टूटेगा तो ये सेपरेट होगा, इधर आ जाएगा, और ये सेपरेट होके इधर चला जाएगा। तो इससे क्या बना आप खुद देखो, ये दोनों टूट गए तो ये बना 3PGA और ये भी बना 3PGA। इसको बोलते हैं अपन फॉस्फोग्लाइकोलेट, और इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 2 मॉलिक्यूल बने फॉस्फोग्लाइकोलेट। अपने पास में टोटल 10 कार्बन थे ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। तो 10 कार्बन में से ये जो 6 कार्बन है ये तो सही बने हैं, लेकिन ये 4 कार्बन है ये गड़बड़ है थोड़ा। तो अब अपन इस पे ध्यान देते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कि जब 2 RUBP के ऊपर 2 ऑक्सीजन जुड़ती है तो 2 ऑक्सीजन के जुड़ने से बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसके 2 मॉलिक्यूल बने। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन होती हैं, तो 10 में से 4 कार्बन तो यहां आ गए। ये तो हो गई अपना पहला स्टेप कंप्लीट। और उसके बाद यहां पर काम आया है रुबिस्को। और अब इसके बाद जो 6 कार्बन हैं, वे 6 कार्बन यहां तो रुबिस्को ने अपना काम कर दिया, और वो 6 कार्बन जो है वो निकल गए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की फॉर्म में। 2 मॉलिक्यूल इसके बन गए
3 कार्बन इन ईच, 6 कार्बन। तो 10 में से 4 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाते हैं और 6 कार्बन 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब इसके बाद ये 3PGA तो सही बना है, सही बना है तो ये चला जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर। यहां चल रही है केल्विन साइकिल, तो ये वैसे ही केल्विन साइकिल के अंदर चला गया जैसे जाना चाहिए था। अब और आगे बात करते हैं। यहां क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। नाम से ही समझ जाओ ये क्या काम करेगा। ये फॉस्फेटेज है तो फॉस्फेट को हटाएगा। कहां से हटाएगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट से। तो अब इस रिएक्शन के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगेंगे और दोनों फॉस्फोग्लाइकोलेट की एक एक फॉस्फेट हटा दी जाएगी। ये एक एक फॉस्फेट हट गई। फॉस्फेट हटने से बने ग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। 2 कार्बन है, ये 4 कार्बन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। RuBp के 10 कार्बन में से 4 कार्बन ग्लाइकोलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसा कोई पाथवे नहीं है, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इन ग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल यानी 4 कार्बन को यूज कर सके। क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इन ग्लाइकोलेट को यूज कर सके। इसका मतलब ये 4 कार्बन तो बेकार ही हो गए यहां पे। अगर इन 4 कार्बन को ग्लाइकोलेट के रूप में रखा जाए तो 4 कार्बन किसी काम के नहीं रहे यहां पे। तो इससे बेटर है कि थोड़ा लंबा पाथवे सेलेक्ट करें और इन 4 कार्बन में से कम 3 कार्बन वापस लेके आए। तो उसी को हम कहते हैं C2 पाथवे। इस C2 पाथवे में जो ये ग्लाइकोलेट होता है वो सबस्ट्रेट है C2 पाथवे का। इसी के ऊपर आगे पूरी रिएक्शन चलेगी। देखिए कैसे। अभी एक बार क्लोरोप्लास्ट में इतना काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ग्लाइकोलेट बन गया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब अगली बारी पेरोक्सिसोम की। यह है पेरोक्सिसोम, P4 पेरोक्सिसोम। ठीक है। ग्लाइकोलेट के दोनों मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से बाहर निकलकर ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से पेरोक्सिसोम में जाते हैं। तो यहां पर आ गए ग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक। अब इन ग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखते हैं क्या होता है। ग्लाइकोलेट के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। इस एंजाइम के कारण ग्लाइकोलेट के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ऑक्सीडेशन होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, वो ले लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा रिडक्शन, और ऑक्सीजन का रिडक्शन होकर ये यहां पे बनाएगी 2 मॉलिक्यूल H2O2 के, पेरोक्सीडेज बना लेगी, पेरोक्साइड बना लेगी, सॉरी। अब ये पेरोक्साइड जो होती है ये थोड़ी सी खराब चीज है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है, ये डैमेज कर सकती है। तो अब क्या करेंगे कि इस पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंजाइम की हेल्प लेंगे
और वो एंजाइम का नाम है कैटालेज। कैटालेज एंजाइम पेरोक्सिसोम का रेजिडेंशियल एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है। कैटालेज क्या करेगा, इस H2O2 में से 2 H2O को निकाल देगा और एक ऑक्सीजन को सेपरेट कर देगा। ऑक्सीजन 2 थे, ये 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलने से वो H2O2 बन गए। इन H2O2 को कैटालेज एंजाइम काम में लेगा तो 2 मॉलिक्यूल तो H2O के निकाल देगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन को इधर निकाल देगा। यहां पे देखो हमारे पास में 4 ऑक्सीजन के एटम है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 4 बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी, इसलिए ये एक ऑक्सीजन तो यहीं पर साइकिल में घूमती रहेगी और एक ऑक्सीजन नई आती रहेगी, नई ऑक्सीजन आ रही है, और ये छोटी सी ऑक्सीजन साइकिल हमेशा चलती रहेगी। यहां पे जब जब C2 पाथवे चलेगा तब तब चलती रहेगी। समझ में आया? ग्लाइकोलेट के इलेक्ट्रॉन निकले, ऑक्सीजन को दे दिए, ऑक्सीजन H2O2 बन गई। H2O2 रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, ये नहीं बननी चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है कैटालेज। कैटालेज इसके H2O2 को कन्वर्ट करता है वाटर में एंड ऑक्सीजन में। अब जो ग्लाइकोलेट था वो बन गया ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट बन गया। ग्लाइऑक्सिलेट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये ऐसी होती है स्ट्रक्चर, ये ग्लाइऑक्सिलेट है, 2 कार्बन है ना इसमें। यदि मैं इस ऑक्सीजन की जगह पे NH2 ग्रुप लगा दूं तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन। यानी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, इस ऑक्सीजन की जगह NH2 ग्रुप लगाना था। तो यहां पर हमें चाहिए कोई एमिनो डोनर जो खुशी खुशी अपने एमिनो ग्रुप को डोनेट कर दे। और जब ऐसा होगा तो यहां पर ये जो ग्लाइऑक्सिलेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर यहां पर NH2 ऐड होगा तो ये बन जाएंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एमिनो एसिड बन गया। पर बात आती है कि भाई डोनेट करे कौन, तो डोनेट करने की जिम्मेदारी है ग्लूटामेट अमीनो एसिड की। यहां 2 ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल काम आएंगे, एक ग्लूटामेट, दूसरा ग्लूटामेट। अब जो ग्लूटामेट होता है उसकी स्ट्रक्चर समझाता हूं आपको कैसी होती है। ग्लूटामेट ये है, ये ग्लूटामेट है। ये ग्लूटामेट क्या करेगा, अपना ये अमीनो ग्रुप यहां दे देगा उस ऑक्सीजन को जो मैंने पहले बनाई थी ना उसको। इसके कारण ये खुद तो ऐसा बन जाएगा और ये ग्लाइसिन, ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन बन जाएगा। समझ में आया ट्रांसफर करने का तरीका? अब इस बची हुई स्ट्रक्चर को कहते हैं या तो 2 ऑक्सोग्लूट्रेट, 2 ऑक्सो ग्लूटारेट, या इसको कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट। एक ही बात है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं अभी ना 2 ऑक्सो ग्लूटरेट को शॉर्ट में लिख देता हूं। 2 ग्लूटामेट है, पहले ग्लूटामेट ने अपना अमीनो ग्रुप पहले ऑक्सिलेट को दिया और ये बन गया 2 ऑक्सो ग्लूटारेट। दूसरे ग्लूटामेट ने अपना अमीनो ग्रुप दूसरे ग्लाइऑक्सिलेट को दिया तो वो भी क्या बन गया, दूसरे वाले ने अपना अमीनो ग्रुप ग्लाइऑक्सिलेट को दिया तो वो भी क्या बन गया,
2-ऑक्सोग्लूटारेट। अभी एक बार इनको ऐसा कैसा छोड़ दो, बन गया है ग्लाइसिन। यहां एक एंजाइम काम आएगा, एंजाइम का नाम भी सिंपल है, ग्लूटामेट से एमिनो ग्रुप लेता है, ग्लाइओक्सिलेट को देता है, एमिनो ट्रांसफर रिएक्शन करता है। इस एंजाइम का नाम होगा ग्लूटामेट ग्लाइओक्सिलेट एमिनो ट्रांसफरेज। एमिनो ट्रांसफरेज, ग्लाइसिन बन गया। अभी एक बार ग्लाइसिन के ऊपर ध्यान दो। ये जो ग्लाइसिन है इसको यहां से निकालना है पेरोक्सिसोम से और भेजना है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा मतलब प्लांट का हमारा डायग्राम है बस खाली, और कुछ नहीं है। ये ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल हैं भाई, ठीक है, याद रखना। ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल यहां आ गए, ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल। अब ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल को मैं यहां पे ऐसे ही बना देता हूं, देखो, एक मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का ये रहा, और एक ये रहा। ये ग्लाइसिन, आप खाली नाम लिख लो, ग्लाइसिन और ये ग्लाइसिन, ठीक है, ये बन गए। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बहुत बढ़िया स्पेशल मैकेनिज्म चलेगी। सबसे पहले एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये एंजाइम का नाम है, इसकी फुल फॉर्म आगे लिख लेंगे अपन। ये एंजाइम क्या करता है, यह एंजाइम सबसे पहले ग्लाइसिन के एक मॉलिक्यूल को यूज करता है और उसके COO ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकाल देता है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये आराम से समझ में आएगा। उसके बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको NAD+ को दे देता है और ये बन जाता है NADPH। सॉरी, NADPH कैसे बना, NADH बन गया, NADH। उसके बाद उसके ये जो अमीनो ग्रुप है ये वाला, इस अमीनो ग्रुप को निकाल देता है अमोनियम आयन के फॉर्म में। ये निकल गया अमोनियम आयन। अभी मैं समझाऊंगा आपको, सब समझ में आएगा। फिर एक दूसरा एंजाइम काम करता है, उसका नाम है सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। ये सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, इस CH2 ग्रुप को दूसरे वाले ग्लाइसिन के ऊपर जोड़ देता है। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर बनती है, देखना कैसी स्ट्रक्चर बनती है। ये रहा दूसरे ग्लाइसिन का इतना स्ट्रक्चर, सेकंड ग्लाइसिन है ना, उसका स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद ये दूसरे वाला, पहले वाला जो ग्लाइसिन है उसका CH2 ग्रुप, और इसका नाम है सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है और हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ये बन गया एक मॉलिक्यूल सेरीन का, एक मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। जबकि ग्लाइसिन में 1 2 1 2 4 कार्बन थे। ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल में 4 कार्बन थे, 4 में से एक कार्बन देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लॉस हो गया। यही है इस साइकिल का लॉस। पर जो 3 कार्बन है सेरीन वाले, वो तीनों कार्बन सेरीन के वापस चले जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में। पर ये कैसे होगा अभी मैं आपको समझाता हूं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया वाली रिएक्शन समझो, क्योंकि यहां पर ये समझ लोगे तो इजी रहेगा। देखो, मैं ये बोल देता हूं कि ये है फर्स्ट ग्लाइसिन। फर्स्ट ग्लाइसिन का ये एमिनो ग्रुप, ये ऑक्जेलिक ग्रुप, इस पे नेगेटिव चार्ज और ये H
ठीक है, और यह है सेकंड ग्लाइसिन। सेकंड ग्लाइसिन, सेकंड ग्लाइसिन में भी सेम स्ट्रक्चर यही तो बनेगी। इसको समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। सेकंड ग्लाइसिन, पहले कौन सा एंजाइम काम करेगा? पहले एंजाइम काम करेगा ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज टेट्राहाइड्रोफोलेट। ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये क्या क्या करता है ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो COO दिख रहा है आपको, इस COO को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकाल देगा। COO निकल गया, तो अब मैं इसको यहां से छुपा दूं कि यहां पर जो COO था वो निकल गया। दूसरा, यहां पे जो आपको इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव साइन दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स किसे दे दिए जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएंगे NAD को, NAD प्लस को, और ये NAD क्या बन जाएगा? NADH बन जाएगा। यानी कि यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है वो इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन भी चले गए। अभी क्या बचा? पहले ग्लाइसिन में देखो, पहले ग्लाइसिन के अंदर अभी बच रहा है ये NH2। इस ग्रुप को निकाल दिया जाएगा अमोनियम आयन के फॉर्म में। ये जो मैंने निकाला ना, ये वाला यहां पे ऐसे निकाल देंगे इसको। तो अभी मैं इसको भी हटा देता हूं, ये चला गया यहां पे। ठीक, अभी क्या बचा? पहले वाले ग्लाइसिन में देखो, पहले वाले ग्लाइसिन में बचा ये CH2 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप बचा। ये मिथाइल ग्रुप को टेट्राहाइड्रोफोलेट खुद अपने ऊपर ले लेता है और बन जाता है मिथाइलेटेड GDC टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये CH2 यहां पर आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें से ये भी मिटा देता हूं। चलो, तो आप ये सोचो कि पहला वाला जो ग्लाइसिन था वो तो पूरा खत्म हो गया। यहां पे पहले वाला ग्लाइसिन खत्म हो गया ना। जो COO ग्रुप था वो तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गया। उसका नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन थे वो NAD को मिल गए। उसका जो एमिनो ग्रुप था वो अमोनियम आयन की फॉर्म में, और उसका जो मिथाइल ग्रुप था वो टेट्राहाइड्रोफोलेट के ऊपर पड़ा हुआ है। ये हो गया हमारे पास में एक ग्लाइसिन का पूरा काम कंप्लीट। अभी ध्यान देना, पहली रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तीसरी रिएक्शन जिसमें अमोनियम आयन निकलता है उसे कहते हैं डीएमिनेशन। तो एक ग्लाइसिन के साथ 3 रिएक्शन हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, डीएमिनेशन। अभी कहानी बाकी है थोड़ी सी। क्या कहानी बाकी है देखना। जब यहां पे GDC टेट्राहाइड्रोफोलेट के ऊपर मिथाइल ग्रुप आया तो दूसरे एंजाइम का काम चालू हुआ। दूसरा एंजाइम है सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। पहले तो आप ये सुनो, मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये क्या करता है? CH2, इस CH2 को मिथाइल को ट्रांसफर कर देता है। कहां पे? इस कार्बन पे। जब इस कार्बन पे मिथाइल ट्रांसफर होगा तो ये मिथाइल ट्रांसफर होके ऐसे यहां लग जाएगा। ये C, ये H, ये H, CH2 लग गया। अभी इस एंजाइम का नाम है सेरीन हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिलेशन करना, यानी ये यहां पर एक OH ग्रुप और जोड़ देता है, OH। ये बन गया सेरीन, सिंपल। तो सेरीन का फॉर्मेशन ऐसे होता है, 2 ग्लाइसिन में से एक ग्लाइसिन पूरा खत्म हो जाता है और दूसरे ग्लाइसिन पे मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ के क्या बना दिया जाता है? सेरीन। एक सेरीन में 3 कार्बन होते हैं। अब वापस अपनी रिएक्शन पे आते हैं। चलो, ये जो सेरीन है, इस सेरीन को भेज दिया जाता है यहां
पेरोक्सिसोम में वापस, ये आ गया सेरीन वापस पेरोक्सिसोम में। एक मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन है, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सेरीन के अंदर ये जो आपको एमिनो ग्रुप दिख रहा है ना, एमिनो ग्रुप, इस एमिनो ग्रुप को निकाल देंगे, इसका कोई काम नहीं है। सेरीन का एमिनो ग्रुप निकल जाएगा। तो जैसे ही सेरीन का एमिनो ग्रुप निकला, सेरीन बन जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बन जाएगा। सेरीन क्या बन जाएगा? सेरीन बन जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। क्यों? क्योंकि इसका एमिनो ग्रुप निकल गया। अब ये एमिनो ग्रुप निकल गया, वो एमिनो ग्रुप 2-ऑक्सोग्लूट्रेट ले लेता है, और 2-ऑक्सोग्लूट्रेट एमिनो ग्रुप लेकर वापस क्या बन जाता है? ग्लूटामेट। और ये ग्लूटामेट यहीं पर वो एमिनो ग्रुप डोनेट करता रहता है। अभी बताया ना ग्लूटामेट और 2-ऑक्सोग्लूट्रेट में क्या रिलेशन है। देखो ये रहा, यहां पे सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है या एमिनो ग्रुप है, वो वाला फर्क है। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बन गया। यहां पर एक एंजाइम काम आएगा। क्या एंजाइम, कौन सा काम आएगा? देखो सिंपल है, सेरीन से एमिनो ग्रुप लेता है, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट को देता है, और एमिनो ट्रांसफरेज रिएक्शन करता है, एमिनो ट्रांसफरेज रिएक्शन करता है। सेरीन हाइड्रोक्सी पाइरुवेट एमिनो ट्रांसफरेज, सॉरी सेरीन 2-ऑक्सोग्लूट्रेट होगा, 2-ऑक्सोग्लूट्रेट को देता है, 2-ऑक्सोग्लूट्रेट सेरीन से लेता है, 2-ऑक्सोग्लूट्रेट को देता है। अब हाइड्रोक्सी पाइरुवेट पे ध्यान दो, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करते ही ये बन जाएगा ग्लिसरेट, ग्लिसरेट। अब रिडक्शन कराने के लिए क्या चाहिए? रिडक्शन कराने के लिए चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है यहां पे? यहां इलेक्ट्रॉन डोनर है NADH, और ये NADH बन जाएगा NAD+, इलेक्ट्रॉन दे दिए। एंजाइम का नाम होगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज एंजाइम है। अब ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज एंजाइम ने क्या किया? ग्लिसरेट बना दिया ना। इस ग्लिसरेट को वापस लेके आएंगे क्लोरोप्लास्ट में, ग्लिसरेट आ गया क्लोरोप्लास्ट में। ग्लिसरेट के ऊपर एक ATP की हेल्प से फॉस्फेट जोड़ेंगे, ATP लग जाएगा यहां पे एक, और ADP बन जाएगा, और एंजाइम का नाम होगा ग्लिसरेट काइनेज, GK। मैं यहां लिख देता हूं GK की फुल फॉर्म, ग्लिसरेट काइनेज। ये एंजाइम यहां पे लग गया। ये एंजाइम जैसे ही लगा, ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया तो चलो केल्विन साइकिल में, और क्या। अब आप यहां पर एक चीज देखो, वापस तो समझाऊंगा ही मैं, यहां देखो क्लोरोप्लास्ट में 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट के बने थे। 2 मॉलिक्यूल मतलब 4 कार्बन। ये चारों कार्बन क्लोरोप्लास्ट छोड़ के चले गए थे। यदि ये क्लोरोप्लास्ट में रहते तो इनका कोई यूज नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट छोड़ के चले गए, लेकिन एक मॉलिक्यूल ग्लिसरेट वापस आया। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन होते हैं, यानी 3 कार्बन वापस आए। 4 कार्बन में से 3 तो कम से कम वापस आ गए ना, ये बड़ी बात है। इसलिए इस साइकिल के अंदर 3 कार्बन की रिकवरी कराई जाती है। चलो एक का लॉस हुआ सो हुआ, पर कम से कम 3 तो वापस आए, वरना 4 कार्बन है वो खराब हो जाते। 75% कार्बन की रिकवरी, 25% का लॉस। अभी पिक्चर बाकी है। ये तो बात हो गई किसके बारे में? कार्बन की साइकिल के बारे में। कार्बन कार्बन का साइकिल चल रहा है। अभी एक बार नाइट्रोजन पे ध्यान देते हैं। देखो एक बार यहां पे, एक तो अब रास्ते में से इसको हटाना पड़ेगा, एक तो मैं इसको साइड में लगा देता हूं, ये हो गया अपना साइड में। अब देखना ध्यान से,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अमोनियम आयन निकला था, ये अमोनियम आयन, इस अमोनियम आयन को जो माइटोकॉन्ड्रिया से निकला है, इस अमोनियम आयन को सीधा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर करवाना है, बाहर से ये अमोनियम आयन क्लोरोप्लास्ट में एंटर करने वाला है, ठीक है ना। ये यहां से निकला और ये आ गया यहां पे, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ गया, अमोनियम आयन आ गया। अब इस अमोनियम आयन का क्या करें, तो मैं स्ट्रक्चर बना के बाद में बता दूंगा, अभी जगह नहीं है मेरे पास। अमोनियम आयन को यहां एक ग्लूटामेट अमीनो एसिड पहले से प्रेजेंट है, उस ग्लूटामेट अमीनो एसिड के ऊपर जोड़ा जाता है, एक एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है ग्लूटामीन सिंथेटेज, एक एटीपी भी लगेगा और ग्लूटामेट पे अमीनो ग्रुप जुड़ेगा तो वो बन जाएगा ग्लूटामीन, GLN, ग्लूटामीन बन गया। ग्लूटामीन के पास में 2 अमीनो ग्रुप है, मैं आपको ये डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर बना के बता दूंगा बाद में, अभी खाली सुनते जाओ। इसके पास में 2 अमीनो ग्रुप है। हमारे पेरोक्सिसोम में याद करो 2 ग्लूटामेट थे जिन्होंने अपना अमीनो ग्रुप दिया था, एक को तो वापस यहीं से मिल गया अमीनो ग्रुप, तो वापस एक ग्लूटामेट बन गया, लेकिन दूसरा तो अभी भी 2-ऑक्सोग्लूट्रेट बन के बैठा हुआ है, इसको वापस ग्लूटामेट नहीं बनाएंगे तो अगली बार यहां पे वापस 2 ग्लूटामेट चाहिएंगे, कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो 2-ऑक्सोग्लूट्रेट है, ये 2-ऑक्सोग्लूट्रेट यहां आ जाता है, 2-ऑक्सोग्लूटारेट कहां आ जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है गोगैट, गोगैट ग्लूटामीन से अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप लेने वाला, 2-ऑक्सोग्लूट्रेट को देने वाला, अमीनो ट्रांसफरेज रिएक्शन करने वाला गोगैट। ये क्या करेगा, ये 2 फेरेडोक्सिन भी यूज लेगा, 2 रिड्यूस्ड फेरेडोक्सिन का इस्तेमाल करेगा। इससे क्या होगा, ये अपना अमीनो ग्रुप छोड़ देगा, कौन, ग्लूटामीन। ग्लूटामीन अपना अमीनो ग्रुप छोड़ेगा तो खुद भी बन जाएगा ग्लूटामेट, और जो 2-ऑक्सोग्लूट्रेट है उसको मिल जाएगा अमीनो ग्रुप, वो भी बन जाएगा ग्लूटामेट, तो 2 ग्लूटामेट बन जाएंगे। ये मैं वापस बाद में समझाऊंगा। एक ग्लूटामेट तो वापस आ जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर यहां पे, और एक ग्लूटामेट यहीं पर ये रिएक्शन चलाने लगता है। भाई ये हो गई अपनी पूरी कहानी कंप्लीट। कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। वापस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर 3 कंपोनेंट की एलिमेंट की साइकिल चलती है, एक है कार्बन, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। पहले मैं कार्बन साइकिल समझा देता हूं, खाली कार्बन साइकिल पे ध्यान देना है। हमारे पास RuBp के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में 5 कार्बन ईच, 10 कार्बन है। 2 ऑक्सीजन जुड़ती है, उसके बाद वो मॉलिक्यूल टूटता है, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। एक एंजाइम है फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट हटाएगा। फॉस्फेट जैसे ही हटेगी फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट को कंज्यूम करने वाला कोई एंजाइम यहां नहीं है, ग्लाइकोलेट आ जाएगा पेरोक्सिसोम में। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट, 4 कार्बन। दोनों मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने से ये बन जाएगा ग्लाइऑक्जिलेट। ग्लाइऑक्जिलेट और ग्लाइसिन में खाली एक अमीनो ग्रुप का डिफरेंस है। यदि ग्लूटामेट इनको अपना अमीनो ग्रुप दे
तो दोनों ग्लाइऑक्सिलेट दो ग्लाइसिन बन जाएंगे। दो ग्लाइसिन जो है वो किस प्रकार सेरीन में कन्वर्ट होते हैं, मैंने ये आपको यहां पे समझाया। तो दो ग्लाइसिन आ गए माइटोकॉन्ड्रिया में, एक कार्बन का लॉस हुआ, 3 कार्बन सेरीन बन गए। ये तीनों कार्बन सेरीन के रूप में चले गए पेरोक्सिसोम में। अभी सेरीन का अमीनो ग्रुप हटाएंगे, 2 ऑक्सोग्लूट्रेट को देंगे, तो ये एक तो ग्लूटामेट यहीं का यहीं बन गया और सेरीन बन गया हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, 3 कार्बन। इसका रिडक्शन कराना है, कार्बन नंबर में चेंज नहीं आएगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बन जाएगा ग्लिसरेट। एक और चीज देखना, एक NADH यहां बना, एक NADH यहां लग गया, तो NADH बराबर, एक बना माइटोकॉन्ड्रिया में, एक पेरोक्सिसोम में लग गया, इसका बैलेंस कंप्लीट। उसके बाद ग्लिसरेट तक पहुंच गए अपन। ग्लिसरेट को बुलाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ग्लिसरेट पे एक ATP का खर्चा है और ये बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट और उसको भेज देंगे केल्विन साइकिल में, मतलब ये कार्बन साइकिल कंप्लीट हो गई। एक ATP का खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है अभी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की। शुरुआत में ध्यान से देखो, 2 ऑक्सीजन यहां पर यूज हुई है, उसके बाद में आगे चलेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहां पर यूज हुई है, यानी टोटल 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन देखो वापस फ्री हो गई। अब ये दोबारा काम आएगी वो अलग बात है, पर एक बार तो फ्री हो गई, तो मतलब 4 में से 3 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, एक फ्री हो गई। ये हो गया ऑक्सीजन साइकिल। अब उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। शुरुआत करेंगे ग्लूटामेट से। पेरोक्सिसोम में 2 ग्लूटामेट हैं, दोनों के पास यहां पर अपना अमीनो ग्रुप था, दोनों ने अपना अमीनो ग्रुप इसको दे दिया यहां पे, तो ये बन गया ग्लाइसिन और दोनों ग्लूटामेट बन गए 2 ऑक्सोग्लूट्रेट। एक 2 ऑक्सोग्लूट्रेट को यहीं के यहीं मिल जाएगा अमीनो ग्रुप, ये वापस बन जाएगा ग्लूटामेट। माइटोकॉन्ड्रिया में जब एक ग्लाइसिन का डीएमिनेशन हो रहा था तो एक अमोनियम आयन निकला था, यानी अमीनो ग्रुप अमोनियम आयन के रूप में। ये अमोनियम आयन सीधा बिना इधर उधर जाए हुए सीधा जाता है क्लोरोप्लास्ट में। इस अमोनियम आयन को ग्लूटामेट पर जोड़ा जाता है, ग्लूटामीन बन जाता है। ग्लूटामीन के पास 2 अमीनो ग्रुप है, एंजाइम है ग्लूटामीन सिंथेटेज, एक ATP का खर्चा ये भी है। फिर उसके बाद में ग्लूटामीन, ये जो पहला वाला ग्लूटामेट था वो 2 ऑक्सोग्लूट्रेट बन के बैठा था, इस 2 ऑक्सोग्लूट्रेट को बुलाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में इसको एक अमीनो ग्रुप दिया जाता है बाई ग्लूटामीन, गोगेट नाम का एंजाइम, 2 रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन, और दोनों बन जाते हैं ग्लूटामेट। ग्लूटामीन भी ग्लूटामेट बन जाता है, 2 ऑक्सोग्लूट्रेट भी बन जाता है। एक ग्लूटामेट यहीं के यहीं पर रिएक्शन चलाएगा और दूसरा ग्लूटामेट वापस अमीनो ग्रुप डोनेट करने के लिए आ जाएगा। बस ये हो गया अपने पास में कंप्लीट, जो कुछ था वो सब कुछ। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे एक एंजाइम है, ये रहा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। इस एंजाइम का एक इनहिबिटर है, लिखो इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज इज, inhibitor of glycolate oxidase is alpha hydroxy 2 pyridine methane सल्फोनिक एसिड। ये है इसका इनहिबिटर, ऐसे लिखा दिया आपको, कोई वैसे टेंशन मत ले लेना कल को, ठीक। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं तीनों सेल ऑर्गेनिल्स में क्या क्या होता है उसके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे अपन
माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे हेडिंग डालो, इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। लिखो, टू एंजाइम्स वर्क हियर। पहला लिखो GDC टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसकी फुल फॉर्म लिखो ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स, और टेट्राहाइड्रोफोलेट को ऐसे लिख लेते हैं, ये नाम याद रह जाएगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट। हो गया। दूसरा लिखो सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफेरेज, सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, एक ही हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली क्या होता है, दो स्टेप में, स्टेप तो दो लगते हैं, दोनों एंजाइम एक ही स्टेप में थोड़ी काम करेंगे, एक के बाद एक, दो स्टेप के अंदर दो ग्लाइसिन प्लस एक NAD प्लस से एक सेरिन बनता है, एक NADH बनता है, एक एमिनो ग्रुप निकलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये होता है। तो लिखो टू ग्लाइसिन molecules are converted into one serine in two steps. अब पहला लिखो स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन के अंदर ऐसे लिखो ग्लाइसिन प्लस GDC टेट्राहाइड्रोफोलेट, और इसमें NAD प्लस भी यही काम आता है, मैं बाद में लिखवा भी दूंगा, यहां काम आता है। अब क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, इस रिएक्शन में एमिनो ग्रुप है वो अमोनियम आयन के रूप में निकल जाएगा, ग्लाइसिन खत्म हो जाएगा और GDC टेट्राहाइड्रोफोलेट के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा उसका, ये बन जाएगा मिथाइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट, और NAD बन जाएगा NADH। तो ये जो एंजाइम है ना, GDC टेट्राहाइड्रोफोलेट एंजाइम, इसके तीन प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट अमोनियम आयन, तीसरा प्रोडक्ट NADH। ये रिएक्शन चलती है पहले स्टेप में, लिखो इसको। इन फर्स्ट रिएक्शन GDC uses one glycine and one NAD plus for oxidative decarboxylation, oxidative decarboxylation, oxidative decarboxylation, and yield one NADH, one ammonium ion, one carbon dioxide, and activated 5,10 methylene tetrahydrofolate बाउंड टू GDC, जो GDC से जुड़ा होता है वो यहां पे बन जाएगा, ठीक है। वन ग्लाइसिन इज decarboxylated, one glycine is decarboxylated, deaminated and oxidized। एक ग्लाइसिन है वो डीकार्बोक्सिलेटेड, डीएमिनेटेड और ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर लिखो इन द सेकेंड रिएक्शन सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज catalyzes the addition of methylene
ऑन सेकेंड ग्लाइसिन टू फॉर्म सेरीन। इस रिएक्शन को ऐसे लिख लो, ग्लाइसिन प्लस जीडीसी टेट्राहाइड्रोफोलेट का मिथिलीन, और ये है सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, और ये बन जाएगा सेरीन, और जीडीसी टेट्राहाइड्रोफोलेट फिर से फ्री हो जाएगा, विच इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ साइकिल, जो कंटिन्यू करेगा इसको, जीडीसी टेट्राहाइड्रोफोलेट। एक और चीज, ये जो SHMT एंजाइम है, इसका कोफैक्टर होता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है, वो है इसका कोफैक्टर, ये ऐड कर लो, काम आएगा। ठीक है, नाउ अब जो ये यहां प्रोडक्ट्स बने, जैसे देखो एक बना कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या होगा, एक बना अमोनियम आयन, इसका क्या होगा, ये बना NADH, इसका क्या होगा, NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो चल रहा है ये सब, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिलीज कर दी जाएगी एटमॉस्फेयर में, या अच्छी किस्मत रही तो ये भी क्लोरोप्लास्ट में चली जाएगी, वापस केल्विन साइकिल में एंटर हो सकती है, जरूरी नहीं है। और अमोनियम आयन क्लोरोप्लास्ट में जाके वापस नाइट्रोजन साइकिल में एंटर करता है। लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ GDC tetrahydrofolate, the product of GDC tetrahydrofolate are CO2, NH4 plus and NADH. They are metabolized into different pathways. They are metabolized into different pathways. ऐसे लिखो, NADH है वो बन जाता है NAD, कहां चलता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है। दूसरा अमोनियम आयन है, वो ग्लूटामेट के ऊपर ऐड होके बन जाता है ग्लूटामीन, GLN, ग्लूटामीन, कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छी किस्मत रही तो ये चली जाती है 3PGA बन जाती है, RUBP के ऊपर ऐड हो जाती है क्लोरोप्लास्ट में, और थोड़ी प्लांट की किस्मत ठीक ठाक नहीं रही तो एयर में चली जाती है। बस ये हो गया अपने पास में। तो ये तो हो गई बात किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसकी। अब मैं आपको बताता हूं क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। इन क्लोरोप्लास्ट परोक्सिसोम में कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं हो रहा कि कुछ बन रहा हो, कुछ साइक्लिंग हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। दो में ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अपन इन दो में ही चर्चा करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहले आप लिख लो फिर मैं समझा देता हूं। द अमोनियम रिलीज्ड इन deamination of glycine in mitochondria reaches the stroma of chloroplast. Reaches the stroma of chloroplast. Here, two enzymes work as follows. Here, two enzymes work as follows. दो एंजाइम काम करते हैं। कैसे काम करते हैं देखो, हमारे पास में यहां पहले से है ग्लूटामेट, ये है ग्लूटामेट, ये ग्लूटामेट। अभी आया एक अमोनियम आयन, कहां से आया, क्लोरोप्लास्ट से आया। ठीक है, आने दो इसको। एक एंजाइम काम करेगा, उसका नाम है ग्लूटामीन सिंथेटेज, क्योंकि ये एटीपी इस्तेमाल करता है ना, इसलिए सिंथेटेज।
एटीपी हो गया, एडीपी छोड़ो इसको। अभी ध्यान देना है इस अमोनियम आयन पे, इसको जोड़ना है यहां पे कार्बन पे। तो कार्बन पे जब जुड़ेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ये बन गया ऐसे। यहां का जो ये OH है इसको रिलीज कर दिया जाएगा एज वाटर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लूटामीन। बस ग्लूटामीन बन गया। तो ग्लूटामीन के पास में 2 एमिनो ग्रुप हो गए अभी। ठीक है, अब अगला स्टेप समझते हैं। ये जो ग्लूटामीन था, वापस बना लेता हूं एक बार में। ये जो ग्लूटामीन था, 1 2 3 4 और ये 5, इस ग्लूटामीन के साथ 2 ऑक्सोग्लूट्रेट इलेक्ट्रॉन अमोनियम आयन लेने की इच्छा से आता है। ये तो है ग्लूटामीन GLN, ये है 2 ऑक्सोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट भी बोल दो, 2 ऑक्सोग्लूटारेट भी। अब क्या करना है कि ये वाला जो एमिनो ग्रुप है ये इसको देना है, बस ये काम करवा दो। एंजाइम क्या काम आएगा? एंजाइम का नाम है गोगेट। ग्लूटामीन 2 ऑक्सोग्लूटारेट एमिनो ट्रांसफरेज। अब ये यहां पर ना 2 रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन और ले रहा है। रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन एक टाइप की एनर्जी है। अब यही फेरेडॉक्सिन बेचारे अपना काम करते तो 2 रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन से 2 NADPH बन जाते नॉन साइक्लिक रिएक्शन में। पर चलो यहां काम आ रहे हैं। करना क्या है, एमिनो ग्रुप को उधर ट्रांसफर करते ही ये जो पहला ग्लूटामीन था वो ग्लूटामीन बन गया ऐसे, ग्लूटामेट बन गया ये। और जो दूसरा वाला 2 ऑक्सोग्लूट्रेट था वो भी क्या बन गया, वो भी ग्लूटामेट बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्लूटामेट बन गए। एक तो यहीं पर वापस यहां काम आ जाएगा यहां पे, और एक चला जाएगा पेरोक्सिसोम के अंदर। बस हमारा काम हो गया। इस एंजाइम का एक और नाम है, इसे कहते हैं ग्लूटामेट सिंथेज, क्योंकि ये एनर्जी तो लेता नहीं एटीपी की फॉर्म में, तो ये सिंथेज है और ये ग्लूटामेट बना रहा है। बस ये हो गया अपने पास में क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब अपन तीनों टाइप की साइकिल्स की बात कर लेते हैं। कौन सी साइकिल है, कहां चल रही है, कैसे चल रही है। 3 साइकिल है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। मैंने बोल के तो आपको ओरली सब कुछ बता ही दिया, बस मैं आपको लिखवा देता हूं। इन कार्बन साइकिल, या सिंपल लिखो कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल। आपने लिखा था कि जो ग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट, ये क्लोरोप्लास्ट छोड़ के ऐसे निकल जाते हैं। 2 ग्लाइकोलेट है, 4 कार्बन, और आपने ये देखा था कि ये 3 कार्बन के फॉर्म में एक ग्लिसरेट आता है। तो मतलब 4 में 4 गए 3 आए, हो गया 25% लॉस, 75% रिकवरी। वही लिखना, लिखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलेट, ब्रैकेट में लिखना 4 कार्बन, लीव द क्लोरोप्लास्ट, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरेट, ब्रैकेट में लिखना 3 कार्बन, री एंटर। 2 molecules of glycolate, 4 carbon, leave the chloroplast, and 1 molecule of glycerate, 3 carbon, re-enter. Then next, this is the loss of 25% carbon
and recovery of 75% carbon. Next, nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल में कुछ खास चेंज आएगा नहीं। कैसे नहीं आएगा चेंज, देखो ध्यान से। 2 ग्लूटामेट है, ठीक है, ये 2 ग्लूटामेट, एक ग्लूटामेट और ये दूसरा ग्लूटामेट, दोनों ने अपना अमीनो ग्रुप दिया ग्लाइसिन को, मतलब ग्लाइऑक्सिलेट को, तो ग्लाइसिन में आ गए 2 अमीनो ग्रुप। दोनों अमीनो ग्रुप में से एक अमीनो ग्रुप निकल गया, ये वापस जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, वापस ग्लूटामेट बन के आएगा, और एक अमीनो ग्रुप यहीं घूम रहा है, यहीं पे यहीं घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन साइकिल में कोई लॉस नहीं हो रहा है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का कोई लॉस नहीं है, कोई गेन नहीं है, बस नाइट्रोजन घूमती रहती है। तो लिखो इसमें, नाइट्रोजन लीव द क्लोरोप्लास्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट एंड री एंटर्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। ग्लूटामेट आता है क्लोरोप्लास्ट से नीचे अमीनो ग्रुप देने के लिए, और वापस अमीनो वो ग्रुप चला जाता है अमोनियम आयन। बस द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन द सेम, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन द सेम। फिर लिखो ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले 2 RuBp के ऊपर 2 ऑक्सीजन आती है, वो तो कंज्यूम हो जाती है, वो तो गई। उसके बाद में 2 ऑक्सीजन ग्लाइकोलेट को, जो ग्लाइकोलेट है, पेरोक्सिसोम की बात हो रही है, उसको जब ग्लाइऑक्सिलेट बनाना होता है तो उस समय 2 ऑक्सीजन काम आती है। 2 ऑक्सीजन में से 2 बन जाते हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें से 2 तो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए, ठीक है, तो मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये जो 2 एटम है ना, यानी एक ऑक्सीजन, ये तो गई, और एक ऑक्सीजन जो है वो फ्री रहती है। तो टोटल 2 + 2 ऑक्सीजन यूज आई थी, ये 2 पूरी कंज्यूम हो गई, और ये वाटर वाली ऑक्सीजन कंज्यूम मानो इसको, एक ऑक्सीजन वापस निकल गई, तो 3 ऑक्सीजन का कंजप्शन, एक फ्री हो जाती है वापस। लिखो 2 ऑक्सीजन आर यूज्ड बाय रूबिस्को इन क्लोरोप्लास्ट एंड 2 ऑक्सीजन आर यूज्ड बाय ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज इन पेरोक्सिसोम। 2 oxygen are used by Rubisco in chloroplast and 2 oxygen are used by glycolate oxidase in peroxisome. Next, 1 oxygen is released by catalase enzyme in peroxisome, so there is a consumption of 3 oxygen. There is a consumption of 3 oxygen. ये हो गया 3 ऑक्सीजन का कंजप्शन। अब बात करते हैं अपन नेट रिएक्शन ऑफ C2 पाथ। C2 पाथ की नेट रिएक्शंस क्या क्या है, लिखो, सब बता दिया मैंने, लिखो। 3 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड, 3 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होती है। नेक्स्ट, 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। नेक्स्ट, अभी ये तो समझा के लिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखना, एनर्जी के सेंस में बात कर रहा हूं, एक NADH बना एक NADH लगा बराबर, एक ATP ग्लिसरेट को फॉस्फोग्लिसरेट बनाने में लगा, एक ATP ग्लूटामीन सिंथेटेज ने लिया, तो 2 ATP ज्यादा लग गए। उसके बाद में 2 रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन की फॉर्म में एनर्जी लग रही है, तो ये एनर्जी है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 2 ATP and 2 reduced ferredoxin are consumed. 2 reduced ferredoxin are consumed. 2 ये कंज्यूम हो गए। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था 8 फोटोन। एक चीज और देखो, यहां केल्विन साइकिल चल रही है ना, इस केल्विन साइकिल की अपनी एनर्जी कॉस्ट है। 1 कार्बन के लिए 3 ATP लगते हैं और 2 NADPH लगते हैं, मैंने कल आपको समझाया था। इस पाथवे के चलने की वजह से 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, यहां पे देखना एक बार। मैंने बताया था आपको कि 8 फोटोन से एक जेड स्कीम चलेगी तो ये 3 ATP प्लस 2 NADPH बना देगा। मतलब 8 फोटोन से ये एनर्जी बन जाती है। लेकिन C2 साइकिल चलती है तो 2 ATP एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 5 ATP लग रहे हैं यहां पे। तो ये 2 एक्स्ट्रा ATP के लिए 2 एक्स्ट्रा ATP के लिए एक्स्ट्रा फोटोन्स की जरूरत पड़ेगी ना। अब वो तो निकाल लेंगे कैलकुलेशन से कितनी पड़ेगी, बट पड़ेगी ना। इसका मतलब क्वांटम रिक्वायरमेंट बढ़ गई, फोटोन की रिक्वायरमेंट। लिखो नेक्स्ट लाइन, दिस इंक्रीजेस क्वांटम रिक्वायरमेंट अंडर C2 पाथवे। दिस इंक्रीजेस क्वांटम रिक्वायरमेंट अंडर C2 पाथवे। C2 पाथवे की क्वांटम रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट लिखो, ग्लूटामेट इज रिस्टोर्ड। जो ग्लूटामेट 2 ऑक्सोग्लूट्रेट बनते हैं वो वापस बन जाते हैं ग्लूटामेट। ग्लूटामेट इज रिस्टोर्ड। नेक्स्ट, 3 कार्बन स्केलेटन, ये बात कर रहे हैं 3 PGA की, एंटर बैक इनटू C3 साइकिल। वो जो ग्लिसरेट फोस्फोग्लिसरेट बन के आया था वो वापस एंटर करता है। 3 कार्बन स्केलेटन एंटर बैक इनटू C3 साइकिल। ये हो गई नेट रिएक्शन। अब मैं आपको ये बताता हूं कि C2 पाथवे के चलने के पीछे का कारण क्या है। जैसे एक तो मैंने आपको बताया काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को की काइनेटिक प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो दोनों को ले सकता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरा टेम्परेचर। सेल के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर ये 3 कारणों से C2 साइकिल चलती है। लिखो, इन विवो 3 aspects regulate the distribution of metabolites between Calvin cycle and C2 cycle. 3 aspects regulate the distribution of metabolites between C3 cycle and C2 cycle. यानी कि इन 3 के कारण मेटाबोलाइट्स चेंज हो जाते हैं, कभी C2 वाले बन जाते हैं, कभी C3 वाले बन जाते हैं। पहला लिखो काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ रुबिस्को, दूसरा लिखो CO2 एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, एंड तीसरा लिखो टेम्परेचर। अब बात करते हैं एक और, एक कंडीशन है, इसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेटरी फिनोटाइप। फोटो रेस्पिरेटरी फिनोटाइप, इसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब निकलता है फोटो रेस्पिरेटरी फिनोटाइप का। यदि C2 साइकिल के किसी भी एंजाइम के अंदर म्यूटेशन हो जाए, जैसे फोस्फोग्लाइकोलेट फोस्फेटेज में हो जाए, दूसरा एंजाइम जो था, यदि मान लो ग्लाइओक्सिलेट ऑक्सीडेज में हो जाए, या मान लीजिए ग्लूटामेट ग्लाइओक्सिलेट अमीनो ट्रांसफरेज में हो जाए, GDC में हो जाए, सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज में हो जाए, किसी भी एंजाइम में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता नॉर्मल एयर के अंदर भी। इस कंडीशन को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेटरी फिनोटाइप। लिखो, इफ ए प्लांट हैज म्यूटेशन
in any enzyme of photorespiration pathway, it cannot survive in normal air. This condition is known as respiratory phenotype. Next, effect of वार्म टेम्परेचर. वार्म टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? मैंने अभी तो बताया आपको कि टेम्परेचर बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से फोटोलिसिस ऑफ वाटर बढ़ता है तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, रुबिस्को की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है. लिखो पहला पॉइंट, इट इंक्रीजेस द वार्म टेम्परेचर इंक्रीजेस द oxygenase activity of Rubisco more than carboxylation activity. Next point, warm temperature lowers the solubility of carbon dioxide. Next, due to warm temperature, stomata close to conserve water, hence CO2 uptake is also reduced. भाई प्लांट के लिए वार्म टेम्परेचर आएगा, प्लांट को टेंशन होगी, वो अपने स्टोमेटा को बंद कर लेगा, स्टोमेटा को बंद करेगा तो CO2 कम आएगी और तो CO2 की कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी. तो ये वार्म टेम्परेचर का इफेक्ट होता है. अब छोटी मोटी जनरल बातें हैं, लिखिए. फोटोसिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड फोटोरेस्पिरेटरी ऑक्सीजनेशन आर कंपीटिंग रिएक्शंस. ये दोनों कंपीटिंग रिएक्शन है. रुबिस्को की एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन होता है, वो रिएक्शन है. नेक्स्ट, the Calvin cycle can occur independently. But C2 cycle depends on C3 cycle for the supply of RUBP. कैसे? कैल्विन साइकिल RUBP से चालू होती है और रीजनरेशन से वापस RUBP बन जाता है. कैल्विन साइकिल के अंदर RUBP से स्टार्ट होता है और रीजनरेशन में वापस RUBP बन जाता है. मतलब कैल्विन साइकिल तो अपना रीजनरेशन करा रही है. देखो C2 साइकिल भी RUBP से ही स्टार्ट हुई, पर C2 साइकिल में तो RUBP नहीं बना. ये RUBP इस कैल्विन साइकिल का होगा, वो आएगा. तो ऐसा हमने लिखा है यहां पे. ठीक है. अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरियल फोटोरेस्पिरेशन. छोटा सा है, साइनोबैक्टीरियल फोटोरेस्पिरेशन. हेडिंग डालो, साइनोबैक्टीरियल फोटोरेस्पिरेशन. साइनोबैक्टीरिया का फोटोरेस्पिरेशन भी लगभग प्लांट के जैसा ही होता है, पर एक चीज ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते. तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम तो होगा नहीं. जो चलेगा सब साइटोप्लाज्म में चलेगा. एक दो लाइन लिखो. लिखो, साइनोबैक्टीरिया यूज a proteobacterial pathway. Cyanobacteria use a proteobacterial pathway to bring the carbon atoms
of 2-phosphoglycolate back into Calvin cycle। भाई यूकैरियोट के पास तो पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया था, उन्होंने तो वापस पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन वापस बुला लिए, ये कैसे लेंगे? तो इनके पास एक प्रोटियोबैक्टीरियल पाथवे होता है, देखते हैं क्या होता है। देखो कहानी की शुरुआत होगी वही 2 रुबिस्को से, 2 आरयूबीपी से। 2 आरयूबीपी पर 2 ऑक्सीजन काम करेगी तो 2 बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2,3-PGA नहीं है, 2 मॉलिक्यूल है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 मॉलिक्यूल, ये चले जाएंगे C3 साइकिल में, ठीक। और यही बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट, यही फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो बन जाएंगे ग्लाइकोलेट, वही एंजाइम काम करेगा, ठीक है। यहां तक तो सारी बातें सही हैं। अब आगे क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोलेट है इस पर एंजाइम काम करता है ग्लाइकोलेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइकोलेट डिहाइड्रोजिनेज, वहां तो ग्लाइओक्सिलेट ऑक्सीडेज काम कर रहा था क्योंकि वहां पर ऑक्सीजोम था, यहां तो ऐसा है नहीं। यहां पर एक 2NAD से 2NADH बनेंगे, ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन ही है, बन गया ग्लाइओक्सिलेट। ग्लाइओक्सिलेट, अब ये जो ग्लाइओक्सिलेट बना है, इस ग्लाइओक्सिलेट के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, इसका नाम है टार्ट्रोनिक सेमी एल्डिहाइड सिंथेज। टार्ट्रोनिक सेमी एल्डिहाइड सिंथेज एंजाइम काम करेगा। ये एंजाइम काम करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, 2 ग्लाइओक्सिलेट से 1 से निकल जाएगी और बनेगा टार्ट्रोनिक सेमी एल्डिहाइड। सेमी एल्डिहाइड, ये बन गया 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, ठीक। अब इसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम लिखो टार्ट्रोनिक सेमी एल्डिहाइड रिडक्टेज। टार्ट्रोनिक सेमी एल्डिहाइड रिडक्टेज। टार्ट्रोनिक सेमी एल्डिहाइड रिडक्टेज, तो रिड्यूस कराना है, एक NADH लगेगा और एक NAD बन जाएगा, और ये टार्ट्रोनिक सेमी एल्डिहाइड है ना, ये बन जाएगा ग्लिसरेट। ग्लिसरेट के ऊपर लगाओ ATP, एंजाइम लगाओ ग्लिसरेट काइनेज, और ये बनाओ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, भेज दो C3 साइकिल के अंदर। ये है साइनोबैक्टीरिया की C2 साइकिल। अभी ना रिसेंट में, मतलब जिस तरीके से CSIR का पैटर्न चेंज हुआ, एग्जाम का क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये चीज पूछी जा सकती है, तो आप इंपॉर्टेंट लगा लो के इसको कर लेना। अब लिखो, अच्छा इसमें देखो क्या क्या हुआ, मैं वो बता देता हूं। यहां खाली 2 ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, पेरोक्सिसोम तो है नहीं यहां पे 2 NADH बने, 1 NADH लगा, मतलब 1 NADH का गेन हुआ यहां पे, बाकी यहां 1 ATP लगी, 2 ATP नहीं लगते हैं, बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं है। अब लिखो स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स के अंदर कुछ बातें मैं फैक्ट लिखवा रहा हूं जिनको याद करना है, खाली लिखो। C2 पाथवे एनहांसेस ड्रॉट टॉलरेंस in C3 plants. In C3 plants, drought tolerate in C3 plants.
It also enhances salinity and chilling tolerance, कम टेम्परेचर एंड सैलिनिटी सॉल्ट वाली उसको भी टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेरीन ऑफ C2 pathway in mitochondria can be used for methionine or cysteine biosynthesis। सेरीन का उपयोग सिस्टीन या मेथियोनिन बायोसिंथेसिस में काम आ सकता है। Hence, C2 cycle is not a fully closed cycle, not a fully closed cycle। C2 साइकिल अब पूरी क्लोज्ड साइकिल नहीं है। क्लोज साइकिल वो होती कि जिसमें सारे मतलब इंटरमीडिएट उसी साइकिल में रहते। ये तो देखो बाहर जा रहे हैं मेथियोनिन या सिस्टीन बनाने के लिए। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन ऑल्सो स्टिमुलेट नाइट्रेट एसिमिलेशन। ये नाइट्रेट एसिमिलेशन को भी स्टिमुलेट करता है। फोटो रेस्पिरेशन ऑल्सो स्टिमुलेट नाइट्रेट एसिमिलेशन इन C3 plants by increasing NADH availability in cytosol, by increasing NADH availability in cytosol। ठीक है, so photorespiration is positively correlated with growth under nitrogen limitations। जब प्लांट की बॉडी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर आप देखो ये जो NADH बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये NADH नाइट्रोजन अपटेक बढ़ा देता है। तो ठीक है, नाइट्रोजन की कमी में भी प्लांट ग्रो कर पाएगा। तो ये तो बात हो गई अपनी फोटो रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में। चलो तब तक शेयर वेयर करो।